हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आंकड़ों की समझ के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक जितना सरल है उतना इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको एग्जाम में 2-3 प्रश्न आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। और एमपी टेंट वाले दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ, मैथ्स की तरफ से ये लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड रह जाएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं क्या होता है। पहले बात करेंगे हम आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, आंकड़े क्या होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आंकड़े शब्द से हमारा तात्पर्य समान गुणधर्म वाली अंकगणितीय सूचना को संग्रहित करना होता है। वो तो आंकड़े होते हैं। जैसे हम किसी गांव में परीक्षण कराएं कि इतनी लंबाई से लेकर इतनी लंबाई तक के बच्चों की संख्या, इतनी लंबाई से इतनी लंबाई तक के बच्चों की संख्या, तो इस तरह से एज ग्रुप के हिसाब से बना लें कि 13 से 14 साल के बच्चों की संख्या, 14 से 15 साल के बच्चों की संख्या। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये आपके आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कभी कभार क्या होता है, गांव में जनसंख्या लेकर जो गिनती होती है उसमें भी क्या होता है, उसमें एज ग्रुप से बनाए जाते हैं कि कौन सा किस स्टेज में है, वृद्ध कितने हैं और कमाने वाले कितने हैं घर में। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंकड़ों को हम मुख्यतः दो रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सारणी में रूप प्रदर्शन कर सकते हैं, एक चित्र में प्रदर्शन कर सकते हैं। और सारणी में प्रदर्शन में क्या होता है, सारणी में प्रदर्शन में आपके मिलान चिन्ह वगैरह आते हैं। ठीक है दोस्तों, और चित्र में प्रदर्शन में आपका क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका चित्र में प्रदर्शन आता है, आयत चित्र आता है, ठीक है, दंड आलेख आता है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ देखो, मैं आपको एक तरफ से बता देता हूँ। ये तो आपका होता है आयत चित्र। ठीक है, इस तरह का जो आयत चित्र होता है, मैं आपको बता दूंगा अभी विस्तार से कि हम पहचान कैसे करेंगे कौन सा आयत चित्र है और कौन सा दंड चित्र है। ठीक है, क्योंकि दंड चित्र में और आयत चित्र में कन्फ्यूज आते हैं। बाकी पाई चार्ट में कोई समस्या नहीं आती है, तो मैं आपको एक तरफ से बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पहले हम बात करेंगे सारणी में प्रदर्शन। सारणी में प्रदर्शन में हम क्या लेते हैं, मिलान चिन्ह लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपके मिलान चिन्ह है, आपको दिख रहे होंगे। जब हमारा एक आता है तो हम क्या करते हैं, ओनली एक डंडा खींचते हैं। जब 2 आ जाता है तो 2 डंडे खींच दिए, 3 आ गया तो 3 डंडे खींच दिए, 4 आ गया तो 4 खींच दिए, और 5 आ गया तो एक क्रॉस खींच दिया। ठीक है, ये तो होता है मिलान चिन्ह का तरीका। अगर सपोज 6वां आ जाता है तो 6वां नेक्स्ट, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, फिर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है आपके मिलान चिन्ह। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, एक के लिए हम एक डंडा खींचेंगे, 2 के लिए 2 डंडे खींचेंगे, 3 के लिए 3 डंडे खींचेंगे, 4 के लिए 4 डंडे, 5 के लिए क्रॉस कर देंगे। ठीक है, छठे के लिए ये 7, 8, 9, 10 ये हो गया, 11, 12, 13, 14, 15 ये हो गया। तो हम इस तरह से बनाते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बात करेंगे हम चित्र में प्रदर्शन की। देखो दोस्तों, चित्र में प्रदर्शन में क्या होता है, पहले अपन बात करते हैं आयत चित्र के बारे में। ठीक है, आपको समझना है। आप एक बार अच्छे से देख लोगे तो इस भूलोगे नहीं इस ट्रिक से। तो देखो, आयत चित्र में क्या होता है, आयत चित्र, ये वाला जो चित्र आपको दिख रहा है, ये आयत चित्र है। मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बता देता हूँ। तो आयत चित्र की पहचान क्या होती है, यहाँ पर इसकी जितनी चौड़ाई होती है ना, यहाँ पर, तो सेम बॉक्स भी उसकी भी चौड़ाई इतनी होगी। यहाँ पर जितने बॉक्स हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इनकी चौड़ाई सेम होती है। और आंकड़ों के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, ऊपर बना देते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, इसमें जो डेटा होता है वो चिपका हुआ होता है यार। ठीक है, यानी बॉक्स बनाए, ये वाला हम बॉक्स ये बना रहे हैं, ये क्या होता है, चिपका हुआ होता है। तो आप इसे पहचान कर सकते हैं, ये क्या होता है, एक आयत चित्र होता है। ठीक है, रही बात आंकड़ों की, डेटा की, मैं आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से भी आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको आयत चित्र के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दंड आलेख के बारे में। दोस्तों देखिए, ये दंड आलेख होता है। दंड आलेख आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बीच में गैप है, बीच में गैप है तो बीच में मैं डंडा डाल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर गैप ही नहीं है, तो गैप नहीं तो मैं डंडा कहाँ डालूंगा। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो बीच में आप गैप है, ये गैप आ रहा 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 है, मैं इसमें डंडा डाल सकता हूँ, तो ये दंड आलेख हो गया। क्लियर है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बाकी आंकड़ों का जो दर्शाने का जो क्रम है वो सेम रहता है दोनों में। ठीक है दोस्तों, और क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देखिए, बात करेंगे अपन पाई चार्ट के बारे में। देखिए, पाई चित्र के बारे में क्या होता है, पाई चित्र इस तरीके से होता है। पाई चित्र में 360 डिग्री का एंगल होगा।
ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर केंद्र की बात करें, केंद्र पर कितने का कोण आएगा, 360 डिग्री का, क्योंकि आप सर्कल अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। देखो यहाँ 360 डिग्री होता है तो ये पाई चार्ट वाला होता है। इसमें हम करते क्या है पाई चार्ट में, देखो जैसे चावल हैं, चावल 160 डिग्री है, ठीक है, चना 120 डिग्री है, गेहूँ 80 डिग्री हैं। आपको दे दिया जाता है कि टोटल इतने, तो चना चावल कितने होंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बता देता हूँ एग्जाम्पल की दृष्टि से आप देखिए, दूसरा पाई चार्ट के बारे में चर्चा करें। देखो एक पाई चार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, ये है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री तो कच्चा माल है, 90 डिग्री सेल्स एंड मार्केटिंग है, 54 फर्नीचर है, 54 रखरखाव और 72 जो आपके उपकरण हैं। तो आपको इसमें पूछ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल की दृष्टि से बता देता हूँ। इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये रहा उदाहरण 4 और 5 के बारे में दे रखा है कि निम्न पाई चित्र में एक व्यवसायी द्वारा विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा दिया गया है, जिसके अनुसार उसने 1,08,000 खर्च किए। ठीक है, अलग अलग मदों में इसके मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको बता दूं। देखो उसने टोटल कितने किए हैं, 1,08,000 करे हैं। अगर हमें निकालने कच्चे माल 90 डिग्री है कच्चा माल, ठीक है, तो हम निकालने तो क्या करेंगे। देखो दोस्तों में सीधा सीधा फंडा है, 1,08,000 है ना ये, तो 1,08,000 में आप 360 का भाग दे दीजिए, तो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 डिग्री की निकल आएगी। क्लियर बात है ना, ठीक है। अब देखो 90 का पूछ रहा है तो 90 का गुणा कर दीजिए, तो ये तो निकल आएगा कच्चा माल का। इसी तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग का निकल आएगा। अगर जैसे हमें उपकरण का निकालना है तो जो यहाँ पर इस उपकरण में कितना दे रखा है, 72% दे रखा है, तो आप क्या करेंगे 90 की जगह पे आप क्या कर देंगे 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, आपको और कुछ भी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये डिग्री है तो आप डिग्री को आप नॉर्मल चेंज करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि आवश्यकता इस वजह से नहीं है कि क्योंकि ऊपर भी डिग्री आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो डिग्री की जो वैल्यू होती है पाई/180 वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से। इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते चलते इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यदि मुझे 2 डिग्री को नॉर्मल बदलना है, नॉर्मल नंबर में बदलना है, नॉर्मल भिन्न में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा उसे, 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई/180 का। क्लियर है, देखो 2 पाई/180 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, 22/7 × 180 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2 डिग्री का जो वैल्यू थी वो निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया, ये बहुत ज़रूरी था, ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसको ध्यान रखें। डिग्री को उठाकर हम क्या कर देंगे पाई/180 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं समझता हूँ आपको पाई चार्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बाकी का इन दोनों पर चर्चा और कर लेते हैं। रखरखाव का हमें खर्चा देखना है तो क्या करेंगे, 1,08,000 में हम क्या करेंगे 360 का तो भाग देते ही हैं। ठीक है, जिससे हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकल आती है। चूँकि रखरखाव का कितना है 54 है, तो 54 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम फर्नीचर का निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने पाई चार्ट के बारे में विस्तार से बता दिया है। अब हम देख लेते हैं तुम्हारा, मैं आपको इरेगुलर स्पेस बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन अब आयत चित्र के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा था स्टूडेंट्स का। ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा वर्ग अंतराल 0 से 10 है। ठीक है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0 से 10 ले लिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, तो देखिए जरा 0 से 10 तक आपको 2 बारंबारता दिखाई दे रही है, तो मैंने साइड वाले में विद्यार्थियों की संख्या को अंकित कर दिया, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके कर दिया। तो 2 पर देखो यहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर मैं क्या कर दिया, बॉक्स खींच दिया। ठीक है, चूँकि हम आयत चित्र बनाने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 10 से 20 तक देखेंगे, 10 आ रहा है तो जस्ट बगल में हमने एक ब्लॉक बना दिया 10 विद्यार्थियों को इंगित करता हुआ। ठीक है, तीसरा देखिए 20 से 30 21 बच्चे हैं, तो देखो 20 से 30 चिपका दिया हमने, और 21 बच्चे हैं तो 21 कहाँ जाएगा 20 और 22 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो चौड़ाई होती है, ये वाली चौड़ाई जो होती है वो सेम रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आयत चित्र में जो आलेख बनाते हैं उसमें दंड की चौड़ाई निश्चित होती है, अलग अलग होती है, मतलब ऐसे कुछ करके आ जाएगा। तो कैसी होती है, समान होती है, निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, सभी की फिक्स होती है, सभी का
ऐसा नहीं का अलग होता, वो सभी का सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको मैंने आयत चित्र के बारे में बता दिया, आयत चित्र को आप कैसे के इंडिकेट करेंगे। और बाकी का दंड आलेख है, दंड आलेख भी ऐसे ही है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा होगा मैं आपको इसको दंड आलेख को देख के समझा सकता हूँ। देखो उत्पादन हो रहा है 1000 टन में, और देखो 2005 में 13.5 टन उत्पादन हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1000 टन की बात कर रहा है ना, अनाज का उत्पादन 1000 टन में, यानी 13.5। ठीक है, 1000 टन उत्पादन हुआ था 2005 में, 2006 में 18.6 हुआ था, 2007 में 15.4 हुआ था, और 2008 में 19.2 था, और 2009 में 24.8 है, और 2010 में 16.7 है। तो यहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम दंड आलेख बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी भी जो चौड़ाई होती है वो सेम रखी जाती है। ठीक है, बीच का डिफरेंस है वो भी सेम रखा जाता है। ये होता है आपका क्या, दंड आलेख। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में, ठीक है, आयत चित्र आलेख, दंड आलेख और पाई चार्ट। पाई चार्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ज़्यादातर पाई चार्ट ही पूछा जाता है, लेकिन आपको तैयार कर सब कुछ करना है, क्योंकि बाकी का कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल है। तो ठीक है, तो हमने आसानी से इसको रेडी कर लिया है। और अब एक चीज़ इसमें और रहेगी दोस्तों, रेखा चित्र आलेख। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता बहुभुज भी बोलते हैं, बारंबारता बहुभुज आलेख भी बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है। बारंबारता बहुभुज आलेख में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे अपन नॉर्मल हमने ये बना लिया, ठीक है, अपन इसकी बात करें, देखो नॉर्मल हमने ये बना लिया, तो हम क्या करेंगे, देख बीच में जो मिड पॉइंट होता है ना, ये मिड पॉइंट होते हैं, ये वाले, ये और ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये। अब मैं क्या करूँगा, इनको यूँ करके मिला दूंगा। ध्यान रखना दोस्तों, मिड पॉइंट मिलाने हैं। यहाँ आपको टेढ़े बेढ़े नजर आए तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझना है। देखो मिड पॉइंट मिलाने हैं ओनली, ठीक है, इससे मिड पॉइंट ये मिला दिया, इसका इससे ये मिला दिया, इस तरह से बनाना है। और तो इस तरह से बनाने के बाद में आपको जो ग्राफ दिखाई देगा वो आपका क्या कहलाता है, बारंबारता बहुभुज कहलाता है। तो देखो आपको मैंने अभी बनाया था, आपने नजर तो डाल ली होगी, तो आपको किस तरह से दिखाई देगा, आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। देखो ये आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखो मैं इसको कैसे जैसे आयत चित्र में तब्दील करें तो कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करते हैं, देखो, ठीक है, आगे ऐसे ही ऊपर वाले को ले जाएंगे, और यहाँ हम कैसे करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, और यहाँ हम ऐसे करेंगे। आगे ना समझ में। तो हमने क्या किया, आयत चित्र में क्या करते हैं, सिर्फ बीच मिड पॉइंट ले लेते हैं, और मिड पॉइंट लेके सारे मिड पॉइंट को एक तरफ से रेगुलर रूप से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला देने के बाद हमारे पास जो प्राप्त होता है वो क्या बन जाता है, बारंबारता बहुभुज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने सब, ठीक है, पाई चार्ट को अच्छे से देख लिया, बारंबारता बहुभुज को भी देख लिया, आयत चित्र को भी देख लिया, दंड आलेख को भी देख लिया, और इसके अलावा इसमें कुछ रह नहीं जाता है। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट को हम कल ही करेंगे। इसके अलावा 3-4 चीज़ें और हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में नहीं दे रखी है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे माध्य के बारे में। ठीक है, माध्य के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जितने भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को जोड़ दें, और जोड़ने के बाद में नंबर ऑफ आंकड़ों की जो संख्या होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, माध्य निकल के आ जाता है। आपने सुना हुआ खूब, माध्य का बहुलक। ठीक है, ये तीनों होते हैं, माध्य का बहुलक। तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, छोटी सी 2 मिनट और लगेंगी। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, जितने भी आंकड़े होते हैं आंकड़ों को हम जोड़ देते हैं, और आंकड़ों की जितनी संख्या होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारा जो माध्य निकल के आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। जैसे सचिन ने 5 पारियों में क्रमशः 20 रन, 50 रन, 52 रन और 100 रन बनाए, तो उसका माध्य क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अभी 1 2 4 हुए हैं, और एक पारी में मान लेते हैं 60 बनाए, तो इनका माध्य क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे, देखिए, और जोड़ने के बाद हम 5 के डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल कितनी है, 5 पारियाँ हैं। तो 50 और 20 70 हो गए, 70 और 52 कितने हो गए, 122 हो गए, 122 और 60 182 हो गई, और 282। ठीक है दोस्तों, और 282 में 5 का डिवाइड कर दूंगा, 5 का डिवाइड करने के बाद देखो कितना आता है,
पचम 25, 5 30 और 5 चौक 20, 56.4 निकल के आएगा। यानी इन आंकड़ों का माध्य क्या निकल के आया, 56.4 निकल के आया। ये तो होता है आपका माध्य। ठीक है दोस्तों, जिसको आप समांतर माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये आपका माध्य क्लियर हो गया। अब बात करेंगे अपन माध्यिका के बारे में। दोस्तों माध्यिका में क्या होता है, आपके कुछ आंकड़े दिए गए होते हैं और उन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, आरोही रूप में या अवरोही रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। कौन से रूप में, मैं आपको बता देता हूँ, आरोही रूप में या फिर अवरोही रूप में। और आपको पता होगा अच्छे से आरोही अवरोही क्या होता है। आरोही होता है बढ़ता हुआ, आरोही, ठीक है, बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं व्यवस्थित क्रम से सेट हैं, तो हम इनको बोलेंगे आरोही क्रम। 9 8 7 6 इनको बोलेंगे अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए बात किसकी कर रहे हैं, माध्यिका की बात कर रहे हैं। अच्छे से समझ लेना सभी दोस्त, माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास आंकड़े दिए गए होते हैं उन आंकड़ों को हम क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। क्लियर है। यदि आंकड़ों की संख्या विषम है फिर तो हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि आंकड़ों की संख्या सम है जब भी हमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है। दोस्तों देखो, यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, इसका मतलब देखो, मैं आपको कुछ आंकड़े लिख देता हूँ, मैं उनको आपको आरोही मैं पहले चलो अरेंजमेंट बता देता हूँ। 4 5 3 7 9 मैंने ये आंकड़े लिख दिए। ठीक है, 2 और ले लेता हूँ, 11 और 13। ठीक है, ये आंकड़े हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन सभी आंकड़ों को हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम उसको बढ़ते हुए क्रम में 3 4 5 7 9 11 और 13 अरेंजमेंट कर लिया हमने। अब इसके बाद में करना क्या होता है दोस्तों, जितनी संख्या देखो, संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हैं और 7 संख्या हैं। इसका मतलब इनका मध्य वाली संख्या क्या होगी, मध्य वाली संख्या ये होगी। यानी स्टार्टिंग के 3 छोड़ दो और अंत के 3 छोड़ दो, जो बीच वाला आ रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। इतना क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, अगर विषम संख्या है तो जितनी संख्या हम स्टार्टिंग में छोड़ते हैं एंड में छोड़ते हैं, यानी जो बीच वाला होता है इसको हम क्या कह देते हैं, माध्यिका बोल देते हैं। लो दोस्तों, यह समस्या कहाँ थोड़ी सी आएगी, देखो यदि आंकड़ों की संख्या सम है, आंकड़ों की संख्या में इसमें एक आंकड़ा और ऐड कर देता हूँ 14। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 14 इकट्ठा हो जाएगा, आ जाएगा। तो इनकी माध्यिका कितनी होगी तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखो, स्टार्टिंग के 3 छोड़ दो और एंड के 3 छोड़ दो, आप बीच में क्या बचेंगे, आपके पास 7 9 बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 9 को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, यानी 7 9 का माध्य निकाल लेंगे। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो मैं 7 और 9 को जोड़ता हूँ तो 16 हो जाएगा, और 16 में 2 का भाग दूंगा तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से इन आंकड़ों का जो माध्यिका है वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, विषम में बीच वाला ले लेते हैं और सम में बीच के 2 ले लेते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। इस वजह से इससे हमारा क्या होता है, माध्यिका निकल के आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपने माध्य को पढ़ लिया, माध्यिका को पढ़ लिया, बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुलक क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुलक। ठीक है, बहुलक में क्या होता है दोस्तों, आंकड़ों की जिस आंकड़े की सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति होती है वो इसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे हमारे पास कुछ आंकड़े हैं 1 2 3 2 3 2 4 2 6 7 2 9 2। ठीक है, हमारे पास ये सारे आंकड़े दे रखे हैं। आप इन आंकड़ों में देखिए सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है। देखो आपको 1 कितनी बार मिल रहा है, 1 एक बार मिल रहा है। ठीक है, 2 1 2 4 5 6 2 आपका 6 बार आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 2 की हो रही है। तो इन आंकड़ों का हमारा बहुलक है, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यही बुक में दिया गया है वो, एक सेकेंड। देखो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको आयु के अनुसार कुछ आंकड़े दिए गए थे, तो हमने इसको क्या किया था, मिलान चिन्ह में कन्वर्ट कर लिया था। आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ये 4 आ रहा है, बारंबारता 4 किसकी आ रही है, 4 आ रही है आयु संख्या 17 की। ठीक है, तो हमारा इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक हो जाएगा आयु संख्या 17। ठीक है, इसके मेरे कहने का मतलब ये है जिस
आंकड़े की बारंबारता सर्वाधिक आती है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया माध्य, माध्य का बहुलक। अब दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं इन तीनों में एक संबंध बताना चाहता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जरा, बहुलक बराबर त्रिमाध्य का -2 माध्य। आप समझ गए होंगे, ये तीनों का संबंध होता है, रिलेशन होता है तीनों के बीच में। बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, यानी हमारे पास जो माध्य का है उसका मैं 3 गुना कर दूं, उसमें से जो माध्य है उसका दुगुना करके घटा दूं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बहुलक निकल के आ जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको दे रखा होगा कि आपको बहुलक कितना है, माध्य का इतनी है, तो माध्य ज्ञात करिए, तो आप आसानी से बहुलक की वैल्यू यहाँ रखेंगे, माध्य का की वैल्यू यहाँ रखेंगे और माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आपको क्या करेंगे, 2 तरह के आंकड़े दे रखे होंगे, तीसरा आंकड़ा आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सभी दोस्त इसको अच्छे से देख लें। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम इसका प्रैक्टिस सेट जारी कर देंगे और परसों इसका क्या करेंगे, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।